वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज चैताली और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सीटेट के एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग के बारे में मैं मेरे मैजिकल वर्ड्स के वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। संवेग ये फिजिक्स वाली संवेग नहीं है, ये सीटेट वाली संवेग है। यहाँ संवेग का अर्थ होता है इमोशन, डर, अत्यधिक प्रसन्नता या गुस्सा या रोना, ये संवेग में आता है। तो संवेग में इनमें से कौन सी आती है, आप खुद बताइए। स्मृति। स्मृति अर्थात किसी भी चीज को याद करना। क्या याद करना संवेग है? जी नहीं, ये क्यों संवेग होगा? संवेग में होता है डर। हाँ, डर हो सकता है संवेग में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ध्यान। ध्यान करना अच्छी बात है, ये संवेग क्यों होगी? उत्तेजना भी संवेग नहीं है। संवेग हम लोग का क्या हो गया? डर। ठीक है, क्लियर। डर, अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक भय, ये सब क्या आ जाता है? संवेग में आ जाता है। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। उसे यही लगता है कि बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि वो दूध के बूथ पर जाके दूध लेता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला, बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। अब इस टॉपिक पर तो उसकी ज्ञान कम है, हो सकता है दूसरे टॉपिक्स पर बहुत अच्छा ज्ञान हो। पूरे दुनिया के ज्ञान को आप इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते हैं कि बस उसको दूध कहाँ से मिल रहा है इसके बारे में उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इससे आप उसके दुनिया के ज्ञान को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ऐसे भी आप बच्चे को गलत नहीं कह सकते सीटेट में। ऑप्शन नंबर 2, बच्चा का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। हाँ, वो दूध बूथ से दूध खरीदा है तभी तो कह रहा है कि दूध बूथ पे मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अगर वो किसी खटाल से अर्थात किसी कैटल से, जहाँ ढेर सारी गाय भैंस है, वहाँ से दूध लेने जाता तो वो तो देख ही लेता कि दूध गाय से मिल रहा है। तो उसका इसका अनुभव है कि वो दूध के बूथ से लिया है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो ये तो कुछ सही लग रही है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा। हो सकता है वो गाय देखे हो और बिहार झारखंड में है और गाय नहीं देखे हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। बिहार झारखंड क्यों, पूरे इंडिया में ही कहीं भी है तो आप गाय जरूर देखे होंगे। तो गाय का देखना या ना देखना यह मैटर नहीं है, मैटर है वो उस दूध को जो वो खरीदा था वो दूध कहाँ से निकला है, ये उसके संज्ञान की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि बच्चे ने गाय देखा है कि नहीं देखा, ये बात की बात है। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। दूध बूथ में दूध खरीदते वक्त बच्चा को ये ऐसा अनुभव हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा का परिवार में प्रेरक वातावरण नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का बिल्कुल हो गया सही। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। देखिए, अनुशासन बनाए रखना, हार्ड अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन पूरा बनाए रखना, ये सब चीज़ पे आप कभी नहीं जोर देते हैं। आप क्लास में हैं ना कि आर्मी में। ऑप्शन नंबर 1 हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का पालन कीजिए, लेकिन पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त गतिविधि भी कराना चाहिए। खाली पाठ्य पुस्तक पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाठ्यक्रम को आप समय पर पूरा करते हैं और उसे दोहराने के लिए फिर से समय भी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं कि क्या इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास है क्या? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 को कहते हैं हम लोग डॉट। आराम के लिए जगह बनाना, ये आराम वो सोने वाला आराम नहीं है, ये रिलैक्स, जहाँ पे आप पढ़ाई करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो सके। ठीक है, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखना मतलब एक दूसरे से बच्चा पूछ रहा है, शिक्षक से पूछ रहा है, और इससे जब बच्चा सीखता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो थोड़ा ठीक था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हम लोग को ज़्यादा ठीक है।
सीटेट में यही प्रॉब्लम है कि कभी-कभी आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जो सही है, पर आपको चुनना होता है जो सबसे सही है। तो इसलिए यह सबसे सही ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही है। अगर ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा ऑप्शन रहता जो कि होता है गलत, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को सही मान सकते थे। इसीलिए सीटेट में आप आंसर कभी भी रट नहीं सकते। ऑप्शंस में कुछ गहमा-गहमी हो जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा, जहाँ पे शिक्षा को समृद्ध किया गया है, बहुत सारे सामग्री है जिससे बच्चे कभी भी उसे उतार के सीख सकते हैं। उसे उतार के कुछ ऐसे आप खेलने की चीज़ें रख देते हैं कि जिससे साथ साथ पढ़ाई भी होती है। आप कुछ कलर वाले बॉल रख देते हैं, बच्चे उसे गिनते हैं, या आप वर्ग, घन, ये सब की आकृतियाँ रख देते हैं, बच्चे उसे निकाल के देखते हैं। घन में आप लिख देते हैं कितना साइड है, या घन के कितने शीट्स है, ये सारी चीज़ें आप घन बना के उसमें लिख देते हैं। बच्चे कभी भी उसे उतार के पढ़ते हैं। या फिर आप बाल मैगज़ीन्स रख देते हैं, बाल साहित्य, कुछ अच्छी-अच्छी किताबें रख देते हैं। तो ये एक स्कूल में क्लासरूम में एक कॉर्नर बनाया जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती है। इसके बारे में पूछ रहा है, वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुँच से परे रहे ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। आप सामग्री रखें किसके लिए? बच्चे के लिए ही है, और बच्चे के ही पहुँच से दूर कर देंगे, लंबे समय तक उसे टिका के क्या होगा? एक ना एक दिन तो वो खराब होगे ही। कभी ना पहले ऐसा ही होता था कि लगभग स्कूलों में ऐसा ही होता है कि प्रैक्टिकल लैब बना दिया तो जाता था, लेकिन लंबे समय तक उसे खोला नहीं जाता था, धीरे-धीरे सामग्रियाँ खराब हो जाती थी। तो इसका क्या हुआ यूज़? रखने का मतलब ही क्या हुआ? आप मत ही रखिए अगर सामग्री खराब होने का आपका डर है। यहाँ आप बच्चे को सिखाने के लिए सामग्री रखे हैं, तो ये बच्चे के एक्सेस में तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो। अच्छी बात है। विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य की खुली ताक शेल्फ हो, बहुत अच्छी बात है। आप शेल्फ रखिए, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें रखिए, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। ये बहुत अच्छी बात लग रही है। इसको मैं कर देती हूँ टिक और चलती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, और बाकी दिन क्या आप वो उसमें सजा के रखिएगा। उसको आपको हमेशा लाना है, एक दिन के लिए नहीं। बच्चे कभी भी किसी भी समय चाहे तो उसे एक्सेस करके बच्चे पढ़ सके। तो ये ऑप्शन हो जाती है गलत। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्यपुस्तक सामग्री को ही आप मेन मान के नहीं चलते हैं, आपको उसके साथ सहायक सामग्री टीएलएम की बंदोबस्त करनी पड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाता है बिल्कुल सही, और बाकी सारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्रियों में से एक है। सही बात है भाई, पाठ्यपुस्तक में बहुत सारी सामग्री है, उसमें से एक है क्या? हमारा पाठ्यपुस्तक। हो सकता है आप बहुत सारी कंक्रीट वस्तुएं देख रखे हैं जिसे बच्चे छू के देख सकते हैं। आप बहुत सारे चार्ट, पोस्टर्स, फोटोज़ लगा के रखे हैं जिसे बच्चे देख देख के पढ़ सकते हैं, या कुछ और चीज़ें रखे हैं, कुछ ऑडियो मटेरियल रखे हैं जिसे बच्चे सुन के सीख सकते हैं, या आप प्रोजेक्टर पे प्रिंट करके भी पढ़ा सकते हैं। तो पाठ्यपुस्तक क्या है? ढेर सारे संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, ठीक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक ही राज्य में, कहीं सीबीएसई, कहीं आईसीएसई, कहीं एनसीईआरटी, और कहीं कुछ कितने तरह की किताबें पढ़ाई हो रही है, तो आप कैसे कहिएगा कि ये एकरूपता बनाए रख सकती है? ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो गई गलत। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता-पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षक और माता-पिता को मार्गदर्शन क्यों देंगे? आपको मार्गदर्शन देना ही है तो बच्चे को दीजिए। यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि माता-पिता केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। वे संसाधन रहित संदर्भ में आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। मतलब जहाँ पे संसाधन नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ा रहे हो और स्कूल है, आपको संसाधन रखना पड़ेगा, चाहे आप टीएलएम खुद से बनाओ। संसाधन रहित संदर्भ का कोई मीनिंग यहाँ नहीं रह गया है। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, एक ही ऑप्शन बच जाता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और सामग्रियों में से एक है। आशा करती हूँ आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।